स्मृति का अर्थ, परिभाषा और उसकी तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आप मुझे पहचान ही रहे हो बच्चों, मैं आपकी मनोविज्ञान की अध्यापिका विभा मैडम बोल रही हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक या अच्छी स्मृति की विशेषताएं या स्मृति की अनुकूल परिस्थितियों की चर्चा करने जा रहे हैं। स्मृतियाँ तो सामान्य रूप से सभी व्यक्ति में दिखाई देती हैं, लेकिन उनको कुछ तत्व होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जिससे वो किसी में स्मृति मजबूत होती है और किसी में स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो वो कौन से कारक हैं जो स्मृति को प्रभावित करते हैं? स्मृति की प्रक्रिया व्यापक तथा जटिल प्रक्रिया है। ये बहुत बड़ी है, इसका कोई सीमा नहीं है। इस प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सीखना, धारण, प्रत्यास्मरण, प्रतिभिज्ञा या पहचान। इन चारों तत्वों के बारे में कल हमने आपसे चर्चा की थी। ऐसे में स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए इन चारों तत्वों को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना आवश्यक है। अगर हमें स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना है तो हमें अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण तथा पहचान को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीखना या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। स्मृति का प्रथम तत्व सीखना या अधिगम है। इसकी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत विवरण हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं, अतः उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। वही सारे कारक यहाँ पर आपको लिखने होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस तरह से पहला पॉइंट आपको पता है, आपको बता दिया गया है, पढ़ाया गया है। और इस दूसरा कारक है धारण को प्रभावित करने वाले कारक। धारण स्मृति का दूसरा तत्व है। इसकी स्मृति में बहुत विशेष भूमिका है कि धारण की प्रबलता के लिए विभिन्न परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, अर्थात धारण को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। वे कौन से कारक हैं? जैसे सामग्री का स्वरूप। जो भी वस्तु हमें अधिगमित करनी है, धारण पर याद की जाने वाली विषय सामग्री का स्वरूप बहुत प्रभाव पड़ता है। धारण की प्रक्रिया से संबंधित विषय सामग्री के स्वरूप में निम्नलिखित विशेषताओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कौन सी भूमिका होती है? उत्तेजना का अर्थ, यानी कि मनोवैज्ञानिक के द्वारा समय समय पर किए गए प्रयोगों से ये ज्ञात हुआ है कि सार्थक उत्तेजना को व्यक्ति का मस्तिष्क लंबे समय तक धारण करता है, जबकि निरर्थक उत्तेजनाओं को धारण करने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। यदि किए जाने वाले विषय सार्थक होते हैं, याद जो भी हम कर रहे हैं वो सार्थक होंगे, तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। यदि याद करने वाला व्यक्ति उस अर्थ को भली भांति समझता हो तो वो सार्थक है। आप जानते हैं बच्चों, कक्षा में हम लोग आप लोग से कहते हैं बच्चों पहले इसके समझ लो तब याद करो, कहते हैं ना, पहले उसे समझ लो तब याद करो। क्यों? क्योंकि जो बातें हमें समझ में आती हैं वो आसानी से हमें याद हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर सार्थक शब्दों का महत्व दिया गया है, यानी कि जब उत्तेजना का अर्थ समझ में आता है तब उसे हम याद कर लेते हैं आसानी से। दूसरा है उत्तेजना की स्पष्टता। उत्तेजना की स्पष्टता भी धारण की सहायक दशा है। स्पष्ट उत्तेजनाओं को मस्तिष्क अधिक देर तक धारण रख पाता है, किंतु जो अस्पष्ट चीज़ होती हैं, जो समझ में नहीं आती हैं, उसे हमारे दिमाग में आता ही नहीं है और अब ज़बरदस्ती अगर उसको रटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझ तो हम पाते नहीं हैं और रट लेते हैं, तो कुछ देर के बाद वो हमारे मस्तिष्क से विस्मरित हो जाता है। और इसलिए किसी वाक्य का जितना अधिक अर्थ स्पष्ट होगा उतने ही अधिक समय में वह स्मृति हमारे
स्मरण शक्ति में भी रहेगा। तीसरा है उत्तेजना की तीव्रता। तीव्र उत्तेजनाओं की स्मृति की धारण शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि तीव्र प्रकाश, सौंदर्य की तीव्र अनुभूति। एक बहुत सारे सीधे साधे लोगों में एक व्यक्ति अगर बहुत मेकअप करके आता है तो वो अलग दिखाई देता है। तीव्र प्रकाश, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं लेकिन एक उस पर बहुत बड़ा सा और प्रकाशित बल्ब लगा है, बहुत तेज़ रोशनी वाला लगा है, तो वो तीव्र प्रकाश भी व्यक्ति को आकर्षित करेगा। तीव्र मादक सुगंध, दुर्घटना का तीखा अनुभव लंबे समय तक स्मृति में बने रहते हैं। कोई भी चीज़ जो बहुत जिसकी तीव्रता अधिक होती है वो व्यक्ति के स्मरण में देर तक बनी रहती है। उत्तेजना का काल, कोई भी उद्दीपक या उत्तेजना या वस्तु या दृश्य हमारे सामने प्रत्यक्ष जितनी देर रहता है, जितनी अधिक समय तक रहता है, उतना अधिक हमारे धारण शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। उत्तेजना का काल, विषय सामग्री के संबंधित उत्तेजना जितने अधिक समय पर उपस्थित रहती है, मस्तिष्क में उसकी धारण शक्ति भी उतनी अधिक गहरी होती है। उत्तेजना का काल, उत्तेजना की ताजगी, ताज़ा या हाल ही की उत्तेजना मस्तिष्क पर नए संस्कार छोड़ती है और उसकी धारण शक्ति अधिक होती है। जो घटनाएं अभी अभी हुई हैं, तुरंत हुई हैं, जिनमें ज़्यादा अधिक दिन नहीं हुए, तो जो पुरानी उत्तेजनाएं होती जाती हैं वो उनके संस्कार या उनके जो चिन्ह होते हैं वो पुराने पड़ते जाते हैं और नई जो घटनाएं होती हैं, नई उत्तेजनाएं होती हैं, नई बातें होती हैं, उनके चिन्ह नए और तुरंत के पड़े हुए चिन्हों का प्रभाव या धारण शक्ति अधिक होती है। अगली उत्तेजना है बच्चों, उत्तेजना की पुनरावृत्ति। यानी कि कोई भी उत्तेजना अगर बार बार कोई भी वस्तु हमारे समक्ष आती है तो बार बार हमारे मस्तिष्क के सामने आने वाली उत्तेजना का प्रभाव गहरा तथा दीर्घकालीन होता है। इसी कारण पाठ की पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है। इसीलिए मैडम कहती हैं बार बार पढ़ो, बार बार दोहराओ। इससे क्या होता है, बार बार दोहराने से वो हमको समझ में आने लगता है और हमें याद होने लगता है। सामग्री की मात्रा, जो हम याद कर रहे हैं, जो विषय वस्तु या समझ रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी है, ये मात्रा भी धारण शक्ति को याद को करने को प्रभावित करती है, व्यक्ति स्मरण को प्रभावित करती है। अधिक सामग्री होती है तो व्यक्ति को स्मरण करने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। तत्वों से संबंधित विभिन्न भागों के बीच अच्छी तरह से संबंध स्थापित करना पड़ता है। पर परिणाम स्वरूप विषय सामग्री, याद की गई विषय सामग्री स्थायी तो होती है, क्योंकि कम मात्रा वाली सामग्री मस्तिष्क के सामने कम समय तक रखी जाती है, अतः वह धारण शक्ति अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाती। अब है सीखने की विधियाँ। सीखने की विधियाँ भी मस्तिष्क की धारण शक्ति को प्रभावित करती हैं। महत्वपूर्ण स्मृति के मनोवैज्ञानिक विधियों की सहायता ली जाती है। सक्रिय व्यवधान एवं पूर्ण विधि, इसके माध्यम से सीखना श्रेयस्कर माना जाता है। सीखने की विधियों में अभिरुचि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। किस विधि से हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ने की विधि, भूगोल पढ़ने की विधि और गणित पढ़ने की विधि बच्चों अलग अलग होती है। अगर हम अंग्रेजी की विधि से गणित पढ़ते हैं और गणित की विधि से अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो बच्चों ये सफल नहीं हो सकते। इसलिए हम उन विधियों से उस विषय को पढ़ते हैं जिनसे वो आसानी से हम समझ करके याद कर लें। तो ये जो सीखने की विधियां हैं ये भी हमारे धारणा को प्रभावित करती हैं। अगली है सीखने की मात्रा। अधिक मात्रा में सीखी गई सामग्री अधिक समय तक तथा कम मात्रा में सीखी गई सामग्री कम समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। इसी कारणवश लोग अच्छी स्मृति के लिए विषय सामग्री की अति शिक्षण पर बल देते हैं। लू, ब्रूअर, क्रूगर तथा एबिंगहॉस नामक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया कि अति शिक्षण अच्छी स्मृति एवं स्थायी
धारण के लिए अनुकूल एवं सहायक दशा है। सीखने की गति, सीखने की गति को प्रभावित करती है। सीखने की गति धारण को प्रभावित करती है। अगर हम जल्दी जल्दी तीव्र गति से याद करते हैं, सीखते हैं, तो ज्ञान या विषय धारण शक्ति मंदगामी सीखने की क्रिया से कम होती है। अतः सीखने की तीव्र गति धारण के लिए अधिक अनुकूल दशा होती है। अब है प्रयोजन या उद्देश्य। सीखने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। अगर हम कल मेरा टेस्ट है तो जो भी वस्तु हम पढ़ेंगे याद करने का कोई ना कोई प्रयोजन उद्देश्य होता है। उद्देश्य के साथ याद की जाने वाली विषय सामग्री न केवल शीघ्र याद हो जाती है अपितु देर तक याद भी रहती है। उदाहरणतः परीक्षा या प्रतियोगिता की दृष्टि से याद किए गए पाठ अधिक स्थायी होते हैं। इसके विपरीत निरुद्देश्य सीखे गए विषयों को मस्तिष्क अधिक समय तक संजो कर नहीं रख पाता है। अब है मानसिक तत्परता। अगर हम पहले से अगर हमें पता होता है कि हमको ये विषय पढ़ना है, हमें इसके लिए पुस्तक चाहिए, हमें इतने समय से इतने समय तक हमको पढ़ना है, मेरे भी मस्तिष्क में उसकी तैयारी कैसी है, उसे कहते हैं मानसिक तत्परता। तो मानसिक तत्परता का धारण शक्ति पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी तैयारी और इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ हम विषय को सीखते हैं तो धारण अधिक होता है। किंतु बिना तैयारी के, बिना किसी इंटरेस्ट के अनायास ही हम कुछ सीख लेते हैं तो वो वस्तु हमारे मस्तिष्क में अधिक देर तक नहीं रहती है बल्कि विलुप्त हो जाती है। स्वास्थ्य, धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वास्थ्य का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी जानते हैं अगर आप मन से और शरीर से स्वस्थ होते हैं तो आपको हर काम में मन लगता है, किंतु अगर शरीर और मन से अस्वस्थ होने पर धारण शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि स्वस्थ, श्रम रहित तथा ताज़ा मस्तिष्क किसी पाठ को अधिक सीख सकता है, धारण कर सकता है। शाम को थका हुआ व्यक्ति विषय को उतना अच्छा याद नहीं कर पाता जितना कि प्रातःकाल के समय। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि सुबह उठ कर के पढ़ो, है ना, अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ो। लेकिन आजकल के बच्चों को तो रात में जग कर पढ़ना अच्छा लगता है। बच्चों, फ़िलहाल ये जो चीज़ है कि जब आप कभी भी आप रेस्ट करके जब उठते हो तो आपका मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है और आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। अगला है मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क की संरचना भी धारण को प्रभावित करती है। विकसित मस्तिष्क स्मृति चिन्हों को आसानी से ग्रहण कर लेता है तथा उन्हें स्थायी रूप से धारण कर लेता है। छोटा एवं कम संवेदनशील अविकसित मस्तिष्क सीखी गई बातों को देर तक धारण नहीं करता। इसीलिए परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके मस्तिष्क परिपक्व होता है और परिपक्वता से उसमें धारण शक्ति भी बढ़ती जाती है। अगला है अवधान। अवधान यानी ध्यान। सीखने या याद करने की क्रिया में सामग्री पर जितना अधिक अवधान दिया जाएगा, जितना ध्यान दिया जाएगा, उतना ही देर तक वह विषय सामग्री हमारे मस्तिष्क में रहेगी। 12वां है चिंतन। चिंतन विहीन अवस्था में याद की गई सामग्री की मस्तिष्क पर अच्छी पकड़ नहीं होती है। यानी कि जो भी वस्तु हम सीखते हैं, जब हम उसको लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हमारे मस्तिष्क में हम चिंतन करके उसको याद कर लेते हैं। जब हम दोहराते तहराते हैं, बार बार याद करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्मरण के साथ हमारे मस्तिष्क में चिंतन भी होता है। बिना चिंतन के वो वस्तु हमें स्मरण नहीं हो पाती है, किंतु चिंतन और मनन के साथ साथ याद की जाने वाली सामग्री को धारण अधिक स्थायी होता है। अगला है अनुभूति। प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सुखद अनुभूति वाली सामग्री को दुखद अनुभूति वाली सामग्री की अपेक्षा लंबे समय तक धारण करता है। इस प्रकार सुख या दुख की अनुभूति स्मृति को प्रभावित करती है। कोई भी हमारे जीवन में बहुत अच्छी बात या बहुत बुरी बात ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में रहती है। सामान्य बातें हमारे मस्तिष्क में अधिक समय तक नहीं रहती। और अनुभव की व्यापकता। अनुभव जितना अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण, अधिक महत्व वाला होगा, मस्तिष्क भी उतने ही अधिक समय तक धारण करेगा।
मस्तिष्क में किसी अनुभव धारण शक्ति पर इस बात पर प्रभाव निर्भर करता है कि उसका अनुभव का मूल्य कितना अधिक है। इसके बाद है लैंगिक विकास। समझा जाता है कि 14 वर्ष तक की लड़कियों का विकास लड़कों की तुलना में अधिक तेज होता है और इसी कारण उनकी धारण शक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब है, ये तो था धारण को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों। अब है प्रत्यास्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रत्यास्मरण या स्मरण, स्मृति का तीसरा तत्व है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण इसलिए कहा जाता है कि जो वस्तु हम अधिगमित करते हैं उसको हम फिर से मानस पटल पर चेतन अपने मस्तिष्क के चेतन भाग में लाते हैं, इसीलिए इसको प्रत्यास्मरण या स्मरण कहते हैं। इस तत्व को प्रभावित करने वाले कारक या परिस्थितियों का में पहली परिस्थिति है धारण की प्रवृत्ति। जो भी वस्तु हम धारण किए हैं कैसे हमारे मस्तिष्क पर आती है। जो वस्तु भी हमने धारण किया है, अधिगम किया है, उसकी प्रकृति कैसी है। धारण की प्रकृति प्रत्यास्मरण की संभावनाओं को प्रभावित करती है। अच्छी एवं स्थायी धारण से उत्तम प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वस्तुतः धारण की अनुकूल परिस्थितियां प्रत्यास्मरण पर भी अच्छा प्रभाव डालती हैं। यानी कि धारण की प्रकृति अच्छी है तो हमारा प्रत्यास्मरण भी हो जाएगा, शीघ्रता से होगा। अनुकूल शारीरिक मानसिक अवस्था, मतलब हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्मरण के लिए अनुकूल हो। अगर हम परीक्षा देने गए हैं और हम पढ़ के गए हैं, अच्छी तरह से धारण करके गए हैं, अधिगम और धारण अच्छी तरह से किए हैं, तो हमें प्रत्यास्मरण में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकेंगे। इसलिए अनुकूल शारीरिक और मानसिक अवस्था जो है वो प्रत्यास्मरण को प्रभावित करता है। तीसरा है साहचर्य संकेत। सहकारी संकेतों की प्रत्यास्मरण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि स्मरण के दौरान विषय वस्तु के वास्तविक उत्तेजनाएं उपस्थित नहीं होती। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो कई बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लगता है ना बच्चों। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम कोई भी एक प्रश्न शुरू करते हैं लिखना तो हमें धीरे धीरे लिंक मिलता जाता है और हम लिखते चले जाते हैं और हमें याद आता चला जाता है। तो ये संकेत जो होते हैं प्रत्यास्मरण को प्रभावित करते हैं। प्रत्यास्मरण के दौरान विषय वस्तु की वास्तविक उत्तेजनाएं तो उपस्थित नहीं होती, किंतु ये संकेत ही प्रत्यास्मरण के उत्तेजक बन जाते हैं। सामने देखिए लिखा है, परीक्षा देते परीक्षार्थी को पुनः स्मरण किए जाने वाले पाठ की पहली लाइन शीर्षक या शब्द याद आ जाए तो पूरी सामग्री याद आ जाती है। अब है प्रसंग। प्रसंग में बीते काल के विचारों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। अनुकूल प्रसंग के आने पर उससे संबंधित घटनाएं अपने आप ही याद आ जाती। यही कारण है कि पुनः स्मरण में लोग तत्संबंधी प्रसंगों पर ध्यान देते हैं। कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं बच्चों तो उसको उदाहरण के साथ हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब उदाहरण हमें याद आ जाता है तो वो विषय भी हमें समझ में आ जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई। अब है प्रयास। प्रत्यास्मरण काफ़ी कुछ प्रयास पर आधारित होता है। अधिक प्रयास से अधिक प्रत्यास्मरण तथा कम प्रयास से कम प्रत्यास्मरण होता है। अगर हमने धारण अधिगम बहुत अच्छे से किया है तो वो वस्तु अधिगमित वस्तु हमारे मस्तिष्क में ठीक से धारण हो जाती है, और जब ठीक से धारण हो जाती है तो जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा प्रत्यास्मरण उस प्रयास पर भी आधारित आराम से हम उसको स्मरण कर लेते हैं। अगला है प्रेरणाएं। प्रेरणाएं प्रत्यास्मरण को प्रभावित करती हैं। किसी विशेष प्रकार की प्रेरणा से संबंधित घटनाओं का पुनः स्मरण होता है, अर्थात जैसी प्रेरणा होगी वैसी ही बातें व्यक्ति को याद आएंगी। शब्द साहचर्य परीक्षण के अंतर्गत प्रयोगों के से ज्ञात होता है कि जैसे जैसे शब्द बोले गए वैसी ही प्रेरित बातें याद आती गई। यानी कि अगर छोटा बच्चा अगर कुछ पढ़ रहा है या कोई भी व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है, अगर पढ़ते समय उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको लोग उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं,
तो वो उसका उस विषय को पढ़ने में और उत्साहित हो करके वो पढ़ता है और सीखता है, और वो उसे जैसे पहली लाइन अगर उत्तर में सही सही बताया तो अध्यापक उसको कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बताया, अब चलो आगे क्या है ये बताओ। तो ये जो शब्द हैं वो उसको प्रेरित करते हैं और वो आगे अच्छी तरह से प्रत्यास्मरण कर लेता है। अब है मनोवृत्ति। व्यक्ति की मनोवृत्ति का प्रत्यास्मरण पर भी प्रभाव है। व्यक्तिक प्रवृत्ति एवं व्यक्ति को विज्ञान संबंधी बातें तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को धार्मिक विषयों का पुनः स्मरण जल्दी होगा। फिर जिसकी प्रवृत्ति जैसी होगी उसको उसी तरह की बातें जल्दी याद हो जाएंगी। दार्शनिक व्यक्ति है तो उसको क्रीड़ा से संबंधित बातों का शीघ्र स्मरण नहीं होगा, उसको भी वो सारी बातें जिनमें गूढ़ हो, दर्शन हो, तो उसमें उसको रुचि होगी और वो बातें वो आराम से याद करके, हम वही बातें अपने मस्तिष्क में रखते हैं जो जिनमें हमारा रुचि होता है, हमारा ज्ञान होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। अगला है अवरोध। अवरोध प्रत्यास्मरण की क्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। क्रोध, चिंता, भय तथा निराशा जैसी मानसिक अवस्थाएं याद की जाने वाली विषय सामग्री के लिए अवरोध बनती हैं। अगर कभी कभी हमें कुछ बातों को याद करना होता है और उस वक्त हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम कहते हैं भाई देखो अभी हमसे मत पूछो, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग सही नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, निराशा, क्रोध, भय, परेशानी, ये सभी जो हैं अवरोध का काम करती हैं प्रत्यास्मरण के लिए। अगला है बच्चों अनुभूति। और जीवन में सुख और दुख की अनुभूति अनिवार्य है और इनका प्रत्यास्मरण पर प्रभाव पड़ता है। उदासीन अनुभवों की अपेक्षा सुख दुख के रंग में रंगे अनुभव जल्दी याद आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, वो भी हमारे स्मरण को प्रभावित करते हैं बच्चों। तो ये था प्रत्यास्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी तक आपने पढ़ा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, धारणा को प्रभावित करने वाले कारक और प्रत्यास्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपका चौथा तत्व है प्रतिभिज्ञा या पहचान, उसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिभिज्ञा यानी कि जो भी विषय सामग्री हम स्मरित कर रहे हैं, जो हम स्मरण किए हैं, वो सही सही स्मरण किए हैं कि कुछ परिवर्तन करके स्मरण किए हैं, इसको हमको जानना आवश्यक है। जब हम सही स्मरण कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, तो वो कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करने वाले हैं। प्रतिभिज्ञा को भी अधिकांशतः वही परिस्थितियां एवं कारक प्रभावित करते हैं जो सामान्यतः धारण एवं प्रत्यास्मरण में सहायक होते हैं। जैसे मानसिक तत्परता, ये तो हम समझा ही चुके हैं बच्चों आपको। आत्मविश्वास, एक बार हम इसको दोहरा देते हैं। मानसिक तत्परता, प्रतिभिज्ञा, में एक महत्वपूर्ण सहायक परिस्थिति है। जिस मनुष्य की जिस ओर अधिक मानसिक तत्परता होती है वह उसी प्रकार की वस्तुओं की पहचान भी करता है। रात हो गई है किंतु मोहन के पापा ऑफिस से लौटकर नहीं आए हैं। प्रतीक्षारत मोहन ने दरवाजे पर आहट होते ही पापा के आगमन को पहचान लिया, किंतु इसमें त्रुटिपूर्ण प्रतिभिज्ञा भी हो सकती है। जैसे हो सकता है कि आहट होने के बाद उसके पापा ना होकर कोई और भी हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क में उस समय मानसिक तत्परता चूँकि उस क्रिया के लिए होती, उस बात के लिए होती क्योंकि उसके पापा नहीं आए होते हैं और जो आने वाला व्यक्ति है वो वही होगा। तो ये जो चीज़ है मानसिक तत्परता है, ये भी प्रत्यास्मरण को प्रभावित करता है। और आत्मविश्वास प्रतिभिज्ञा के लिए एक अनुकूल दशा है, क्योंकि आत्मविश्वास खोकर सही पहचान नहीं की जा सकती। इसका अभाव संदेह को जन्म देता है, किंतु अतीव यानी कि अत्यधिक यानी आवश्यकता से अधिक भी अनुसूचित ही कहा जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक या स्मृति की अनुकूल परिस्थितियाँ। इस पर प्रश्न आता है, स्मृति की अनुकूल उत्तम स्मृति कहाँ गई, ये क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में
आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा कि स्मृति को परिभाषित कीजिए, स्मृति की अनुकूल परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। इसके पहले हमने जो कल आपसे 2 प्रश्न दिए थे, हमने आपको कि स्मृति से क्या आशय है, उत्तम स्मृति की विशेषताएं या लक्षण बताइए, स्मृति से आप क्या समझते हैं, स्मृति के तत्वों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपने अभी करके दिखाया नहीं है, तो इन 2 प्रश्नों को पूरा कर लीजिए। और आज जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, या ये एक ही दो प्रश्न हम दे रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर एक ही होगा कि स्मृति को परिभाषित कीजिए तथा स्मृति के अनुकूल परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो मैंने जो पढ़ाया है उसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं दिया है अभी इस चित्र में, क्योंकि ये जब अधिगम का पाठ पढ़ाए हैं तो अधिगम के लेसन में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से मैंने चर्चा की थी। तो वो कारक आप उसको लेकर उसमें से लेकर के इसमें जोड़ लेंगे और लिखेंगे, और हम कल आपको पढ़ाएंगे इसका अगला भाग। तो आज के लिए बच्चों इतना आप ठीक से पढ़िए और अपनी कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।